शर्मा जी, पेनल्टी का मामला आज से नहीं बहुत समय से उठ रहा है और तमाम इस कार्यक्रम में हमने कई बार आरटीआई एक्टिविस्टों ने कहा कि सीआईसी जब तक दरअसल कानून का आज कड़ाई से अगर पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया कि यह माना जा रहा है कि कानून के प्रावधान को देखे दुनिया का दूसरा सर्वश्रेष्ठ कानून माना जा रहा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की समस्या है और इंप्लीमेंटेशन में सीआईसी अगर जब तक कि एक कड़ा एक स्टेप नहीं लेगा, लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, तब तक लोग इस सूचना देने के कल्चर को नहीं समझेंगे। कभी कभी ये होता है कि जो आप आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं उसमें आप कोई सूचना ही नहीं मांग रहे हैं जी, उसमें सिर्फ आप अपनी ग्रीवांसेस, अपनी शिकायतें दे रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है। इसके अलावा कभी कभी ये भी होता है कि सीपीआईओ कहता है कि मैंने सारी सूचना दे दी जी, लेकिन जो सूचना मांगने वाला है वो कहता है कि साहब मैं इस सूचना से संतुष्ट नहीं हूं। वो एक अलग तो बस मैं उन्हीं केसेस की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो मैं मित्तल जी से सहमत नहीं हूं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं मित्तल जी से पूर्णतः सहमत हूं कि अगर कोई कंप्लेंट होती है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर सीपीआईओ ने जानबूझ के उसमें डिले किया है या लापरवाही की है या कोताही बरती है तो जो दंडात्मक कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी। इसमें विवाद की बात नहीं है। मैं यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन मैं सिस्टम को समझने के लिए और सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है इसके लिए अगर मैं आपसे ये पूछूं, एमएल शर्मा जी, आप इतने साल रहे, आपने कितने केसेस में पेनल्टी लगाई? ऑफ हैंड तो मुझे याद नहीं, मेरा ख्याल है 100-150 केसेस में तो लगाई होगी, लेकिन मेरा रवैया दंडात्मक नहीं रहा है। मैं बहुत आज़ादी से कहना चाहता हूं। देखो मेरी बात सुनो, यही सीपीआईओज हैं, इन्हीं से ही हमने काम कराना है। नया नया कानून है, सबकी एसीआर खराब कर दो, सबको दंड लगा दो, सबके प्रमोशन रुकवा दो दंड लगा लगा के, तो वो भी कोई वायबल सिस्टम नहीं है। हमारा काम, हम अपेक्स बॉडी हैं, हमारा काम ये है कि जो सीपीआईओ हमारे सामने आए जो बहुत नकारा है उसको तो दंड लग जाना चाहिए, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा काम उसको इंसेंटिवाइज करना है, उसको एनकरेज करना है कि आज उसने गलती करी है तो कल वो सही काम करे। तो इसलिए पूरी तरह दंडात्मक रवैया अपनाना भी ठीक नहीं है और पूरी तरह से गिरा हुआ रवैया अपना, तो ये केस केस पे निर्भर करता है। जैसे एक सीपीआईओ हमारे पास आता है, बार बार वही आते हैं, 10 केस उसने अच्छे किए और एक केस में थोड़ी गलती हो गई तो हम उसको थोड़ा कंडोन करते हैं। सबका गला नहीं काटा जा सकता है। ये बात एक व्यावहारिक लगती है। मैं सिर्फ उन मुद्दों को उठाना चाहता हूं, जैसे शर्मा जी ने एक बहुत अच्छा हमें ऑर्डर दिया जब कि एसीपीआईओ कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, पीआईओ को डिसीजन लेना है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। उसके बावजूद भी उसी डिपार्टमेंट के अंदर वो जब भी कोई कंप्लेंट लगाते हैं, कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, आरटीआई की अपील लगाते हैं, एसीपीआईओ हमें रिप्लाई भेजता है, जबकि उसका कानून राइट नहीं है। अब आप बताएं, एक सीआईसी ने हमें ऑर्डर दिया उसी डिपार्टमेंट का, वो फिर भी पालन नहीं कर रहा है। ऐसे केसेस में आपको पेनल्टी नहीं लगाएंगे तो उनको और एनकरेजमेंट मिलती है। मेरा ये राइट नहीं है। मैंने सीआईसी के सामने एक मुद्दा रखा, मैं जब भी कोई आरटीआई एप्लीकेशन लेता हूं उसका मेरे को सीआईसी में अपील लगा के ही मेरे को इंफॉर्मेशन मिलेगी 3-4 साल के बाद, तो मेरा क्या क्या पर्पज हुआ है। मैं उन केसेस की पेनल्टी की बात कर रहा हूं जहां पे बिल्कुल प्लेनली लॉ का वायलेशन है, वो जानबूझ के इंफॉर्मेशन नहीं देते। आखिर सीआईसी तक कोई व्यक्ति पहुंचता है, एसआईसी तक पहुंचता है तो इसलिए पहुंचता है क्योंकि उसको सूचना नहीं मिल रही है, सूचना नहीं, सिस्टम से सूचना निकालने का कल्चर। अशोक जी, जिन केसेस के बारे में ये बात कर रहे हैं ना, मैं इनसे पूर्णतः सहमत हूं। कुछ ऐसे इतने खराब केसेस होते हैं उसमें तो दंड होना ही चाहिए। मतलब पहले तो आपने अपना कार्रवाई नहीं करी, फिर सीआईसी ने ऑर्डर किया, उस पर भी कार्रवाई नहीं करी, तो ऐसी परिस्थिति में तो सीआईसी के सामने और कोई विकल्प नहीं है बजाय इसके कि दंड दिया जाए। जी, इसमें एक बात, हिमाचल हाईकोर्ट ने भी इस संदर्भ में एक फैसला सुनाया, उसने भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला देना है कि कानून कहता है कि आपको 250 रुपए पर डे आपको लगाना है जुर्माना, लेकिन बहुत सारे सीआईसी एसआईसी अपने हिसाब से इसको 250 नहीं कुछ और भी करके इस तरह का फैसले आए हैं कि जिन्होंने 250 रुपए नहीं लगाया बल्कि कुछ और पेनल्टी का। क्या आपको लगता है कि ये फंक्शनिंग जो है, जो उम्मीदें थी एसआईसी सीआईसी से, वो पूरी नहीं हो रही हैं? दरअसल ऐसा है, जिस तरह का हमारा सिस्टम है और जितने हमारे पास वर्कलोड है उस सब को अगर दृष्टिगत रखा जाए तो ये कहना उचित नहीं होगा कि सीआईसी ने या स्टेट कमीशंस ने अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं किया है। प्रॉब्लम जो है डॉकेट एक्सप्लोजन की है। यहाँ कोई शुमारी नहीं है। 10 रुपया दे के 4 लाइनें आप अपने हाथ से लिख देते हैं, मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, तमिल में, हम उसको पढ़वाते फिरते हैं, उसका मतलब निकालते फिरते हैं, वो तो आज़ाद हो जाता है। फिर फर्स्ट अपील करने में कोई पैसा नहीं है, फिर सेकंड अपील करने में कमीशन में कोई पैसा नहीं है। तो
आदमी, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो संतुष्ट नहीं होते हैं, मैं उन आदमियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिन्होंने 300, 400 अपील फाइल की हुई है कि उसमें पैसे ही नहीं लगता है। तो इसलिए ये जो डॉकेट एक्सप्लोजन है, इससे बहुत प्रॉब्लम खड़ी हुई हैं। और चाहे स्टेट कमीशन हो, चाहे नेशनल कमीशन हो, CIC हो, आदमी तो 10 ही हैं, उसमें 2-4 वैकेंसीज रहती हैं। एक कमिश्नर एक दिन में 10-15, हम खैर 20-20, 30 कर देते थे, इससे ज़्यादा केस डिस्पोजल नहीं होते हैं। तो इसलिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने की ज़रूरत है। और मैं पिछली बार भी आपके मंच से कह चुका हूँ, दोबारा कहता हूँ कि अगर इस लॉ को, इस कानून को जिंदा रखना है और अगर कमीशंस को जिंदा रखना है, तो फर्स्ट अपील की भी फीस होनी चाहिए कम से कम 100 रुपया, और सेकंड अपील की भी फीस होनी चाहिए कम से कम 250 रुपया, जिससे जो फ्रिवलेस अपीलें ना आए। जो लोग फ्रिवलेस की आप बात कर रहे हैं, जो लोग जेके मित्तल जी सहमत होंगे, अगर मित्तल जी जैसा बता रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को, जेके मित्तल जी लॉयर हैं, उसके बावजूद उनको कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो आप शर्मा जी ये सोचिए कि जो एक गरीब आदमी, आम आदमी है, उसको जो CPIO और जो लोग कुर्सी पे बैठे उसको दरअसल कितना वो एक सूचना के लिए दौड़ाते होंगे, भगाते होंगे। आप सहमत हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे, शर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है, फीस नॉमिनल लगा भी देंगे, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अब 100 रुपए लेने लग गए हैं। लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं हूं, जब हम कोई भी अपील चाहे फ्री में भी लगाते हैं, समय की बहुत वैल्यू होती है। एक आदमी जब वहां पे जाता है, वो भी, उसका भी वैल्यू होती है। अगर एक, जैसे मैंने एज ए वकील भी कोई लगाई है, तो वो उसके लिए बहुत खर्चा होता है। ये नहीं कह सकते हम कि वहाँ 100 रुपये फीस लगा देते तो मैं अपील नहीं फाइल करता। आप जो वो पेपर की कॉस्ट है, जो समय की कॉस्ट है, वहाँ पे आदमी जाते हैं, उसकी भी एक बहुत भारी कीमत होती है। हमें कॉपी सर्व करनी पड़ती है दूसरी पार्टी पे, उसकी भी कॉस्ट लगती है। हमें काफ़ी सारे सेट सबमिट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट नहीं लगती है। तो दोनों बातों में हमें, फिर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, फ़र्क करना है। एक जो अननेसेसरी अपील कंप्लेंट लगाता है, आप उसकी वजह से जो जेन्युइन, जो जिसकी ग्रीवेंसेज है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जिन CPIO ने ऐसा काम किया, मैं तो कहता हूँ फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी पे भी पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी अपीलों को डिस्पोजल नहीं करते हैं, वो बिल्कुल नहीं बुलाते हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर आज तक कोई भी अपील ऐसी नहीं है पिछले 4-5 साल में जिन्होंने कभी हियरिंग करके डिसीजन दिया हो, वो बिना बुलाए। जबकि हम स्पेसिफिकली लिखते हैं, आप हमें हियरिंग का मौका दीजिए, वो बिना हियरिंग किए डिसाइड करते हैं। लॉ का इतना वायलेशन करते हैं। एक प्रिंसिपल है लॉ का पूरे वर्ल्ड में कि नोबडी कैन डिसाइड द केस विदाउट हियरिंग। सवाल एक बड़ा ये है कि इस फैसले का, जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, क्या इससे दरअसल फर्क पड़ेगा? इस पे बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। RTI जो लोग लगाते हैं, उनके एक तरह से ये फैसला उनके हक में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोगों में जो मामले पहुंचते हैं, जो कंप्लेंट पहुंचती है, उनका निपटारा उनके गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारे साथ जेके मित्तल जी, जिन्होंने ये याचिका लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, वो लॉयर मौजूद हैं। ML शर्मा जी मौजूद हैं। ML शर्मा जी, कुल मिलाकर इस फैसले से क्या आपको लगता है कि इस फैसले का कुछ फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा और कुछ फंक्शनिंग में कुछ परिवर्तन आएगा? अशोक जी, इसका बहुत अच्छा असर होगा। कारण यह है कि जो RTI एक्ट है, नया लॉ है, नया कानून है, 5, 7, 8 साल पुराना है। तो जो जैसे जैसे लॉ इवॉल्व होगा, और लॉ को ले डाउन करने वाले सुप्रीम कोर्ट हैं और हाई कोर्ट्स हैं, तो जैसे जैसे उसकी व्याख्या होती जाएगी, वैसे वैसे जितने भी कमीशंस हैं, केंद्रीय कमीशन और स्टेट कमीशन, उनको गाइडेंस मिलेगी और उससे ज़रूर जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें सुधार होगा। जेके मित्तल जी, आपको क्या लगता है कोर्ट के इस फैसले का? कोर्ट के फैसले में तो जूझते रहते हैं, इसलिए आपको लगता है कुछ राहत मिलेगी? फैसले से 2-3 बातें बड़ी क्लियर है कि जब भी कोई कंप्लेंट कमीशन के सामने आएगी, तो उसको कंप्लेंट मान के ही उसकी पूरी जो भी कंप्लेंट का प्रोसीजर है, उसी के बेसिस पे उसको फैसला करना है। और जहाँ पे रीजनेबलनेस नहीं है, वहाँ पे पेनल्टी मैंडेटरी लगानी है। ये फैसला है। दूसरा ये फैसला है कि आगे से एक डायरेक्शन दी गई है कमीशन को कि वो जब भी कभी कंप्लेंट आएगी, उनसे ये आशा की जाती है कि वो कंप्लेंट को उसके गुणवत्ता के आधार पे, उसकी मेरिट के बेसिस पे ही डिसाइड करेंगे। वो कंप्लेंट केसेस के अंदर किसी को भी कानून के हिसाब से इंफॉर्मेशन देने की डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन की डायरेक्शन जब कमीशन के पास अपील आएगी, उसी में दिलवा सकते हैं। जब कंप्लेंट आएगी तो ये देखेंगे कि पेनल्टी लगनी है तो कितनी लगनी है,
और उसका रीजन क्या है, और उसको विभागीय अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी है तो वो भी करे। लेकिन क्या लागू होगा क्या इस पर? ये लागू नहीं होगा तो ये तो कोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाएगा। लागू तो कमीशन को करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जेके मित्तल जी आपके यहाँ आने के लिए, और अमित शर्मा जी आपका भी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बात हमने इस हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पे की, लेकिन इस हफ्ते में आरटीआई को लेकर देश भर में जो कुछ होता रहा वो सभी समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। अगले साल 2014 में लोकसभा का भी चुनाव होने वाला है। देश भर के जो आरटीआई कार्यकर्ता उन्होंने कमर कस लिए, वो विकास के मुद्दों पर आरटीआई डाल रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो ये भी आरटीआई डालकर जानना चाह रहे हैं कि जो देश की 6 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं, उनको आखिर कितना फंड मिलता है। एडीआर एक संस्था है जो इलेक्शन पे काम करती है। उन्होंने आरटीआई डालकर सन 2008 से लेकर 2013 के बीच के जो आंकड़े निकाले, उसमें ये चीजें निकल के आई हैं कि 2008 से 2013 के बीच में कांग्रेस को 278 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले, वहीं बीजेपी को 326 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले। वहीं पे बीएसपी यानी कि जो मायावती की पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसको 330 करोड़ रुपए मिले चंदे के रूप में। ये वही पार्टियां हैं जो अपने आप को सूचना अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने की बात कर रही थी। केंद्र सरकार ने 5 नए आयुक्तों की जो नियुक्ति है उस पर अपनी रजामंदी दे दी है, उस पर अपनी मुहर लगा दी है। फिलहाल केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त सहित 5 आयुक्त हैं। नई नियुक्ति जो हो रही है उससे अब 10 हो जाएंगे। फिलहाल केंद्रीय सूचना आयोग में लगभग 25,000 पेंडेंसी जो केस हैं वो लंबित मामले अभी हैं, और नई नियुक्तियां जो हो रही हैं उससे लगभग इस केस में ऐसा माना जा रहा है कि असर होगा और जो केस है उसमें कमी आएगी। आदर्श सोसाइटी घोटाला का जो खुलासा हुआ था वो हुआ था सूचना अधिकार कानून से। मुंबई के रहने वाले और पूर्व कमिश्नर शैलेश गांधी ने आरटीआई डालकर अब यह जानना चाहा है कि 3 साल से जांच कमेटी इसके ऊपर बिठाई गई थी और उस जांच कमेटी ने आखिर क्या रिपोर्ट दी है, ये आरटीआई डालकर शैलेश गांधी ने मांगा है। वैसे कानून कहता है कि अगर कोई भी जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है तो उस रिपोर्ट को 6 महीने के बाद जनता के लिए सार्वजनिक कर देना चाहिए, यानी कोई भी आरटीआई डालकर उस रिपोर्ट की कॉपी ले सकता है। लेकिन अभी तक आदर्श सोसाइटी घोटाले में ऐसा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के कई बड़े राजनेताओं के नाम इसमें सामने आ रहे थे, और ये जो सोसाइटी ये 31 मंजिला इमारत है और साउथ मुंबई में बहुत ही पॉश इलाके में है। इसमें राजनेताओं ने यानी कि महाराष्ट्र के जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करके इस सोसाइटी में फ्लैट्स आवंटित कराए थे। सेक्टर 11 चंडीगढ़ स्थित एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ के प्रिंसिपल पे 25,000 जो अधिकतम राशि है उस पर जुर्माना लगाया गया है। प्रिंसिपल पर आरोप है कि वो समय से सूचना मुहैया नहीं कराए थे, वो सीपीआईओ के पद पर भी काम कर रहे थे। दरअसल उसी कॉलेज के एक प्रोफेसर राजीव हैं, उन्होंने आरटीआई लगा करके अपना एसीआर रिपोर्ट यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी थी, जो उन्होंने समय पर मुहैया नहीं कराई। इसके एवज में केंद्रीय सूचना आयोग में मामला जब गया तो वहाँ पर उन पर लगभग 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है जानने कहा, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टॉवर बी, मंडी हाउस, कॉपर मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है जानने कहा @gmail.com, और हमारे कई दर्शकों के ईमेल हमें लगातार मिल रहे हैं। हम जल्द ही अपने कार्यक्रम में उन तमाम ईमेल्स को शामिल करेंगे, और उन्होंने जो सवाल पूछे हैं उन सवालों का हम जवाब देने की और उनकी जो दिक्कतें हैं उनको हल करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। आप चाहें तो आप हमारे ट्विटर हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे ट्विटर हैंडल का जो एड्रेस है वो हम आपके सामने, आप जुड़ सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का लगातार इंतजार रहेगा। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।